हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 18th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, सो हैप्पी होली गाइस एंड प्लीज सेफ तरीके से होली सेलिब्रेट करिएगा। ओके, सो चलो, सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका's रिलेशनशिप। हुआ क्या, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर थे। अब श्रीलंका की हम बात करें ना, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, हमारा नेबरिंग नेशन है। एंड श्रीलंका में बिकॉज ऑफ कोविड 19 कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पर। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वहां पर? फर्टिलाइजर्स को लेकर थी। हमने बहुत बार न्यूज पढ़ा था फर्टिलाइजर्स को लेकर कि गवर्नमेंट ने पहले बैन कर दिया था कि भाई कोई भी पर्सन, कोई भी फार्मर्स इन द कंट्री ऑफ श्रीलंका फर्टिलाइजर यूज नहीं करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। लेकिन फिर बाद में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, प्रेशराइज किया, उसके बाद जाकर गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि भैया देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हर कोई नहीं कर सकता, वाइबल भी नहीं होती एंड महंगी भी है। अगर उसके प्रोडक्ट्स निकलेंगे भी तो और ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसी के चलते उनको फिर फर्टिलाइजर्स अलाउ करना पड़ा। देन उन्होंने फिर क्या हुआ, जब कोविड 19 आ गया ना, तो फॉरेन एक्सचेंज जो था, क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी देखी जाए तो श्रीलंका की मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी का पार्ट जो फॉरेन एक्सचेंज से आता है, आपका टूरिज्म से हो गया, आपका आपका एफडीआई से हो गया। लेकिन पैंडेमिक के समय सब लोग आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे थे, सर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गया श्रीलंका में। उसके साथ साथ फूड के प्राइसेस, मेडिसिन के प्राइसेस, एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई, वहां का आम आदमी बहुत परेशान हो गया। इसी के चलते गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का क्रेडिट देने की बात करी है टू दी कंट्री ऑफ श्रीलंका की जो सिचुएशन खराब हुई है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो खराब हो रखी है श्रीलंका में, वो वापस से ट्रैक पर आ जाए। और इंडिया ने सिर्फ देखा जाए तो इस साल ही इन द ईयर 2022 अराउंड $1.4 बिलियन की हेल्प करी है। आपकी $400 मिलियन की हेल्प तो उन्होंने करी थी करेंसी स्वैप वाले मेथड से, कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपनी खुद की करेंसी में डील ट्रेड करने वाले हैं। तो दैट इज करेंसी स्वैप सिस्टम। फिर ये भी बोला था गवर्नमेंट ने, फिर $500 मिलियन का डिफर्ड पेमेंट कर दिया था। डिफर्ड पेमेंट का मतलब है कि जो इंस्टॉलमेंट देनी थी गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट को टू द इंडियन गवर्नमेंट, वो दी नहीं, है ना, डिफर्ड कर दी, मतलब कि भैया आप बाद में दे देना, अभी मत दो। और एक चीज और लिख लेना इसमें से कि जो एग्रीमेंट हुआ है श्रीलंका और इंडिया में, इंडिया की तरफ से सिग्नेटरी कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसा देने वाला है, अराउंड $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन देगा। क्रेडिट मतलब ये है कि $1 बिलियन, अगर उसको कभी भी पैसे की जरूरत होती है तो पैसा निकाल सकता है। ठीक है, चलो, मूविंग फर्दर, इंडियन फर्म्स बाय मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज में डीपन। तो इंडिया की जो फर्म है, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड हो गया, इनने करीब बिकॉज डिस्काउंटेड प्राइस पे इनको ऑयल मिला, फ्यूल मिला, गैस मिला, इन्होंने रशिया से खरीद लिया। तो इंडिया और श्रीलंका के ना एनर्जी टाइज जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए। वहीं यूएस ना, यूएस के कांग्रेसमैन ने कल बोला भी था, स्टेटमेंट भी आया था, हमने वर्ल्ड न्यूज में पढ़ा था, जो कि इंडियन नेटिव के थे, उन्होंने खुद बोला था कि इंडिया को रशिया के साथ ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, डील नहीं करनी चाहिए, इवन दो सस्ते दामों में मिल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, ये बिजनेस है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कि ये और इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी भी रिकवर कर रहा है कोविड 19 पैंडेमिक से, उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट से। तो और देखा जाए, इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस और पेट्रोल के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए थे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इंडियन फर्म्स में और ज्यादा ऑयल खरीदा है फ्रॉम रशिया। तो इंडिया के और ज्यादा जो एनर्जी टाइज है वो स्ट्रेंथन हो गए। मूविंग फर्दर, सो गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला कि गुजरात के स्कूल्स के फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 के सिलेबस में भगवत गीता को भी इंक्लूड किया जाएगा, सिलेबस में भगवत गीता को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब इसी वजह से था, क्योंकि अब जब रीजन पूछा गया कि वो भगवत गीता क्यों इंक्लूड कर रहे हो, तो उनका यही कहना था कि हम यंग लोगों के माइंड में
आइडिया कल्टीवेट करना चाहते हैं, आइडिया ऑफ आर कल्चर एंड कि हमारा कल्चर कितना रिच है, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स, कल्टीवेट अ सेंस ऑफ प्राइड एंड कि वो अपने ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टेड भी रहे। ठीक है, मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम सिटी न्यूज नहीं पढ़ेंगे, या ऑन द स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सो 44 एग्रीमेंट साइन किए गए, प्राइवेट 44 एग्रीमेंट साइन हुए थे, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 44 एग्रीमेंट साइन किए थे टू दी प्राइवेट सेक्टर कि हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि काम ये चल ही नहीं रहा, काम स्टार्ट ही नहीं हो रहा, काम स्टार्ट ही नहीं हो रहा, जिसके चलते क्या हुआ, कल अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उन्होंने अनाउंस किया कि जो 44 एग्रीमेंट साइन किए हैं अबाउट दी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो हम स्क्रैप करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को डिलीवर करेंगे और वो उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो 2007 से अराउंड 44 एग्रीमेंट डिग्री 44 एग्रीमेंट साइन हुई थी, 2007 से साइन हो रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसमें काम ही करना स्टार्ट नहीं कर रहा। तो उन्होंने स्क्रैप कर दी सारे के सारे एग्रीमेंट, उन्होंने अनाउंस किया है कि भैया अब हम ये प्रोजेक्ट जो है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज मतलब पब्लिक कंपनीज जो हो गई उनको देने वाले हैं। मूविंग फर्दर ऑन द स्टेट न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, तो बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स ने एग्जाम देने से मना कर दिया क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया था कि हिजाब इज नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन दी रिलीजन ऑफ इस्लाम, जिसके चलते हिजाब पहनना स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। इस चीज को लेकर बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने, गर्ल्स ने एग्जाम नहीं दिया क्योंकि वो लोग हिजाब पहन के, उनको अलाउड नहीं था। हुआ क्या, अब ये असेंबली में एक इशू बन गया, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इशू ये था कि भाई उनका एग्जाम तो चला गया ना, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हो रहे थे तब इंटरिम ऑर्डर आया था, क्योंकि जजमेंट तो कल परसों आया और एग्जाम तो 1 डेढ़ हफ्ता हो गया एग्जाम हुए हुए। तो जिसके चलते उनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस चीज को लेकर इशू अराइज है। एक एमपी ने ये इशू राइज किया, उन्होंने बोला है कि देखो सेकंड अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए उन मुस्लिम गर्ल्स को, उनके एजुकेशन का सवाल था। हाँ, हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है, हाईकोर्ट के जजमेंट को हम ऑर्डर करेंगे, सब लोग ऑर्डर करने वाले हैं, हिजाब पहन के नहीं अलाउड किया जाएगा एग्जाम देने के लिए, स्कूल प्रेमिसेस में तो अलाउड बिल्कुल नहीं होगा। एंड उसके साथ साथ एक बात और उन्हें बोली है कि हम चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर का डिस्कशन भी किया जाएगा और उन स्टूडेंट्स जो स्किप कर दिया इन्होंने एग्जाम बिकॉज ऑफ द हिजाब, उनको सेकंड चांस भी दिया जाए। उसको लेकर अभी कर्नाटका जो है सेकंड चांस को लेकर अभी कॉल ले सकती है। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। जब अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सिंपल सा ये कहना है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि सबसे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में इतना पैसा खर्च होगा और आपका जो खुद आप बता रहे हो 2030 तक हम लोग कंप्लीट, 2035 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इंडिया की सबसे अच्छा जो रेलवे कंस्ट्रक्शन हुआ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, वो भी 10 किलोमीटर पर ईयरली बेसिस पे हुआ है, 10 किलोमीटर ईयरली बेसिस पर। तो अगर आप उस पेस से भी जाओगे ना, तो भी कम से कम आपको 2060 2070 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। तो यही कहना है कि बिकॉज ऑफ द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है एंड पुलिस ने फोर्सेस यूज किया अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, बहुत फोर्सेस यूज किया उन्होंने। कल कर्नाटका में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 7 स्टोरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया, है ना। एंड जब इनॉग्रेट किया ना तो स्पीच भी दी उन्होंने, स्पीच में सिंपल सी बात बोली कि देखो अभी ये करंट सिचुएशन है और अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है और अभी जिस हिसाब से इंडिया की पोजीशन है, जियोग्राफिकल पोजीशन है, इंडिया को और ज्यादा डिफेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत है, हमें इंक्रीज करनी चाहिए अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट, ये चीज बोली है राजनाथ सिंह ने। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, सो आज के एडिटोरियल में हमारे 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इन सैंक्शंस रूट
व्हाट्स द वर्ल्ड मस्ट टेक नोट ऑफ। अब ये जो एडिटोरियल है ना, ये बेसिकली इट्स अबाउट दी के कनाडा, यूएस, यूके, इन लोगों ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ को अडर करते हैं, उस चीज को लेकर है, इसको अपन पढ़ेंगे। सेकंड वन, इट्स अबाउट द अनहेल्दी प्रेसिडेंट। तो इट्स अबाउट के अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि जो वैक्सीन है वो 12 से 14 साल को भी लगेंगी, वैक्सीन नेम कॉर्वेक्स, वो 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगने वाली है, उस चीज को लेकर है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द इन सैंक्शंस रूट व्हाट्स द वर्ल्ड मस्ट टेक नोट ऑफ। देखो हुआ क्या कि जब हम बात करें आपके टेरिटोरियल की, तो हुआ क्या कि बिकॉज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, उसके कुछ अलग डिफरेंट रीजन से हमको पता है, डिफरेंट रीजन क्या है, सिक्योरिटी रीजन सबसे ज्यादा दिखाए गए। फिर उन्होंने फिर ये बताया कि इसके रिटेलिएशन में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने बहुत एक्सट्रीम लेवल का सैंक्शंस लगा दिया रशिया के ऊपर, है ना। और एक सैंक्शन जो है ना, एक सैंक्शन सबसे बड़ा देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सैंक्शंस होता है वो होता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, कि आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दो। और कनाडा ने क्या किया, कनाडा और रशिया के बीच में डील थी मोस्ट फेवर्ड नेशन की, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में थी, और इसके चलते रशिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन को सस्पेंड कर दिया। और मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट जो होता है ना, वो WTO के अकॉर्डिंग होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि इंटरनेशनल लॉ ऑन मल्टीलेटरल ट्रेड को लेकर पॉलिसीज बनाता है ना। तो कनाडा ने उस MNF से बैकआउट कर लिया, मतलब NF मोस्ट फेवर्ड नेशन को टैग दे रखा था कनाडा ने रशिया को, वो वापस ले लिया। तो कहां दिया हुआ है ऐसा, क्या वापस ले सकते हो और किस कंडीशन में ले सकते हो? तो गैट, आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो पहले WTO सारा काम देखता था, लेकिन 1990s में WTO को एक तरीके से ओवरटेक कर लिया गैट ने। और गैट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, विच स्टेट के कंट्रीज के पास राइट्स होता है कि वो ट्रेड सैंक्शंस लगा सकती हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशंस को सस्पेंड कर सकती हैं, बट ऑन दी सिक्योरिटीज ग्राउंड। अगर उनको लगता है कि उनके इसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना और मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो टैग है वो सस्पेंड करना जरूरी है, तो वो कर सकते हैं। बट ऑथर का यहां कहना है कि देखा जाए तो आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है ना, सिर्फ आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही हटा सकते हो। लेकिन अगर ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, तो ये आर्टिकल 21 के अंडर कनाडा ने स्टेप लिया ही नहीं, क्योंकि कनाडा के सिक्योरिटी पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। क्योंकि जब 2014 में रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन की टेरिटरी को, क्रीमिया को, तब भी बहुत सारे लोगों ने सैंक्शंस लगाए थे, और इंटरनेशनल कोर्ट का यही कहना था कि WTO पैनल का यही कहना था कि कोई भी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सैंक्शंस या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता रशिया के ऊपर, क्योंकि वो 21 के अकॉर्डिंग वो चीज स्टैब्लिश ही नहीं होती। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग वो चीज स्टैब्लिश ही नहीं होती। इसी चीज पे यहां पर ऑथर ने लिखा, उन्होंने बोला है कि अगर रशिया इस कनाडा के सस्पेंशन को चैलेंज करता है WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में, तो कनाडा को ये दिखाना पड़ेगा कि भैया जो हमने एक्शन लिया है ना, वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग लिया है। और देखा जाए तो कनाडा का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यही होगा कि रशिया जो है WTO के लॉज को अडर नहीं कर रहा। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न बताना पड़ेगा, लेकिन कनाडा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं दिखा सकता, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया तो उसके पास रीजन से इन्वेड करने के, उसने जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, हाँ, जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन हुआ है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज के एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ब्रीच करता है, थ्रेट पहुंचाता है, बट कनाडा को नहीं पहुंचा रहा है ये, जिसके चलते कनाडा का जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, सस्पेंशन लगाया है कनाडा ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो फेल हो जाएगा अगर ये WTO की पैनल में, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में गया तो। मूविंग फर्दर, इट्स अबाउट अनहेल्दी प्रेसिडेंट। हुआ क्या, देखो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेक्स वैक्सीन दी जाएगी, सिंपल सी बात है ना। एंड उनको 16 ऑफ मार्च से वैक्सीनेशन करना स्टार्ट हो भी गया। इट्स अ वेलकम स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है कि भाई हम लोग सारे बच्चों को, सारे लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब। लेकिन एक
एक कंसर्न रेज किया ऑथर ने यहां पर। उन्होंने बोला कि जब भी हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर किसी भी वैक्सीन को ग्रीन लाइट देते हैं, तो सबसे पहले हम अप्रूवल लेते हैं किससे? नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन से। एक एक आपका ग्रुप बना हुआ है, नेशनल ग्रुप है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है उस वैक्सीन को लेकर, तब जाके आप उस वैक्सीन को लगा सकते हो। लेकिन ऑथर ने बताया कि गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन से परमिशन नहीं लिया, अप्रूवल नहीं लिया, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया 12 से 14 इयर्स के बच्चों के लिए। तो ऑथर का खुद कहना है कि दिस सेट द अनहेल्दी प्रेसिडेंट, और आगे चलकर अगर मान के चलो इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से बच्चों को कुछ इंपैक्ट पहुंचता है, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स पहुंचते हैं, सीरियस एडवर्स इफेक्ट पहुंचते हैं, तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट हो जाएगी। उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने बोला कि जब क्या हुआ, कोवैक्सीन का डेटा नहीं आया था ना, तो कोवैक्सीन का जब डेटा नहीं निकाला गया बाय द इंडियन ड्रग रेगुलेटर, के कोवैक्सीन का कैसी एफिशिएंसी है, ये एब्सेंट, वो डेटा एब्सेंट था, पब्लिक नहीं किया गया जब वो डेटा, तो लोगों के दिमाग में एक हेजिटेंसी क्रिएट हो गई थी। लोग हेजिटेट कर लोगों में हेजिटेंसी आ गई थी भाई कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि डेथ ज्यादा हो रही है, क्योंकि फेक डेटा आने लगा था फिर। तो खुद ऑथर ने बोला है कि जब यहां पर डेटा की डेफिशिएंसी से हेजिटेंसी क्रिएट हो सकती है, तो खुद सोचो अगर कोई सीरियस एडवर्स इंपैक्ट पहुंचता है किसी बच्चे के ऊपर, तो कितनी वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट होगी। ये एक तरीके से अनप्रेसिडेंट अनहेल्दी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा इंडिया की वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में। मूविंग फर्दर, अच्छा, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो या ऑन दी नेशनल न्यूज अगेन, सो त्रिमूर्ति, टीएस त्रिमूर्ति, जो कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के एनवॉय हैं, उनका रिटायरमेंट होने वाला था, बट उनको 3 महीने का और एक्सटेंशन मिल गया। एंड एक्सटेंशन इट्स अबाउट के अभी एक्सटेंशन इसलिए से मिला है उनको क्योंकि अगर अभी हम इंडिया के एनवॉय को चेंज करते हैं, तो एक एक थोड़ा सा देखा जाए तो अभी बहुत सारा इंटरनेशनल पोडियम, इंटरनेशनल मैटर्स पे बहुत सारी बातें हो रही है, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द मेजर तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ही है। दूसरा अभी आपका कल यूएन ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग इस्लामोफोबिया को लेकर डे मनाएंगे, डे सेलिब्रेट करेंगे, डे रिमेंबर करेंगे, तो उस चीज को लेकर तो बहुत सारे भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो पेंडिंग काम और डिले ना हो जाए, या फिर इंडिया का स्टैंड डिफरेंट ना हो जाए अगर हम एनवॉय चेंज करते हैं, जिसके चलते उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन जो है गवर्नमेंट ने दे दिया है कि वो एनवॉय बने रहेंगे। मूविंग फर्दर, सो ये न्यूज ना खुद पढ़ी है क्योंकि मैंने खुद पढ़ लिया है कि व्हाट इज सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस, अपने खुद पढ़ा है। बल्कि इसमें यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस पास में बहुत यूज किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको इसको जस्टिफिकेशन देती रहती है, इसकी फेवर जस्टिफिकेशन देती रहती है कि सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मूविंग फर्दर, इंडियन एयरफोर्स ने डायरेक्ट टेक्निकल प्लानिंग एम्प्लॉय किया है फॉर S-400 डिफेंस सिस्टम, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया में अभी S-400 लॉन्ग रेंज डिफेंस एयर सिस्टम जो है वो इंडिया में इंडक्ट तो हो गया है, लेकिन पूरे तरीके से जो आने थे S-400 डिफेंस सिस्टम जो आना था पूरी तरीके से आ नहीं पाया। लेकिन जितने आ गए हैं उस चीज को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने डायरेक्ट टेक्निकल प्लानिंग इंप्लॉय करी है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोल दिया है कि फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जिन्होंने 4 ईयर का डिग्री किया हुआ है, 4 ईयर या उससे ज्यादा की डिग्री की गई है, और विथ रिसर्च, आपका डिग्री के साथ साथ विथ आपका रिसर्च कंपोनेंट भी इंक्लूडेड हो इसमें, और 7.5 7.5 सीजीपीए से ज्यादा उन्होंने स्कोर किया है क्यूमुलेटिवली अपने डिग्री में, 4 इयर्स की डिग्री या 4 ईयर से ज्यादा डिग्री में, तो उनको मास्टर्स कोर्स करने की जरूरत नहीं है फॉर दी पीएचडी एनरोलमेंट। ये चीज उन्होंने क्लियर कर दिया। पहले होता क्या था कि पहले आपको अगर पीएचडी करना है तो यूजी करिए, पीजी करिए, उसके बाद फिर आप पीएचडी कर पाओगे, पीएचडी में एनरोल हो पाओगे। लेकिन अब यूजीसी का कहना है, सिंपल सा ये कहना है कि अगर आपका 4 साल का डिग्री कोर्स है या 5 साल का डिग्री कोर्स है और उसमें रिसर्च कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है, तो आप सिर्फ 7.5 ग्रेड पॉइंट्स होनी चाहिए ऑन एन एवरेज आपकी यूजी में, और आप डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल करवा सकते हो। मूविंग फर्दर,
सो फाइजर जो है, फाइजर ने परमिशन दे दी है टू द इंडियन 19 इंडियन फर्म्स टू मेक ओरल एंटीवायरल ड्रग्स। अब देखो अभी क्या है, अभी जो वैक्सीन आती है, वैक्सीन क्या है, इंजेक्शन होती है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एक होता है ड्रग्स, मतलब मेडिसिन के फॉर्म में, टैबलेट दे दी, कैप्सूल दे दिया, तो वो भी उन्होंने बताया कि ओरल एंटीवायरल ड्रग्स भी हम लोग अभी बना रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो साउथ कोरिया में कोविड 19 केसेस ना फिर से आने लगे, चाइना में भी इंक्रीज होने लगे, अब और साउथ कोरिया में भी इंक्रीज होने लगे। तो अराउंड चौथे ने बताया गया कि एक दिन के अंदर 6 लाख से भी ज्यादा कोविड 19 केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। और WHO ने वार्न किया है नेशंस को कि बिकॉज ऑफ दी राइजिंग केसेस हमें अब विजिलेंट होने की और प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।